तो हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो 100,000 की और एक नई एपिसोड और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे शुई ने एंसेस्टर को बताया था कि आउटसाइड कल्टीवेटर्स कॉस्मिक विंड टेक्निक यूज करना चाहते हैं और अगर इस टेक्निक को उन लोगों ने एक बार फॉर्म कर लिया तब किसी भी तरह का डिफेंसिव फॉर्मेशन उसे रोकने में नाकाम रहेगा। लेकिन एंसेस्टर को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा एंसेस्टर ने शुइन को उसका फॉर्मेशन हटाने के लिए कह दिया था, जिसकी वजह से शुइन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि एंसेस्टर जियांग उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी और इसी की वजह से उसे बार बार समझा रहा था कि अगर मैंने यहाँ फॉर्मेशन हटा दिया तो बर्निंग विंड टेक्निक की मदद से पूरा बुजू रियल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद आएगा बाउंडलेस रियल, जिसके बाद कोई भी जिंदा चीज जिंदा नहीं बच पाएगा क्योंकि विंड टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लगातार शुइन एंसेस्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन एंसेस्टर उसके बात को इग्नोर करते हुए अपने बात पर ही अटके हुए थे, जिसकी वजह से शुइन को ना चाहते हुए ही अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन को हटाना पड़ता है। हालांकि उसे काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन एंसेस्टर का मुकाबला करने की ताकत तो उसके पास भी नहीं था। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें बुज हाउ रियलम की फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां देखने में ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज बहुत ही शांत तरीके से चल रहा है। साथ ही हम वहाँ पर एक पंछी को देखते हैं जो कि हवा में फ्लाई करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इसी के साथ ही उस पंछी के पीछे एक जोरदार हवा आता है और अचानक ही पता नहीं क्या होता है कि उस हवा के वजह से वह पंछी कुछ ही पलों में एकदम मरकर गायब हो जाता है। देखते ही देखते वो विंड काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसके सामने जो भी जिंदा चीज पंछी पेड़ पौधे आ रहे थे वो एक एक करके सीधे मरते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आउटसाइड कल्टीवेटर्स ने अपने बर्निंग टेक्निक को यूज कर लिया है, जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। लेकिन अब वो हवा काफी तेजी के साथ सीधे एंसेस्टर के गार्डन के पास चले जाते हैं, जहाँ पर माउंटेन में कई सारे लोग काम कर रहे थे एंसेस्टर के चाय के पत्तियों को लेने के बाद। वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसे कि उस हवा की वजह से काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ खुश होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये हवा का झोंका एकदम सही टाइम पर आया है। मैं काम करते करते काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन तभी अचानक उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि असल में इस हवा में कुछ अजीब सा गड़बड़ है और उसके हाथ से उसका टोकरी नीचे गिरने लगता है। लेकिन ये उसका एक दूसरा साथी जल्दी से उस टोकरी को नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर वह अपने साथी से कहता है कि हम किसी भी तरह से एंसेस्टर के चाय की पत्तियों को किसी चीज से टच नहीं करा सकते क्योंकि एंसेस्टर के लिए चाय की पत्तियां काफी ज्यादा खास है। इतना कहने के बाद वह उस टोकरी को अपने साथी की तरफ फेंक देता है, लेकिन वह हैरान होकर देखता है कि उसका साथी अचानक ही देखते हवा के साथ वहां से गायब हो जाता है। बहुत ही दर्दनाक मौत होता है उसका। यह देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह जल्दी से अपने बाकी साथियों की तरफ देखता है, जहां एक एक करके उसके हर एक साथी का उसे दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर में सारे ही लोग एक एक करके मारे जा रहे थे। वो लोग उस हवा की वजह से हवा के साथ ही मिलकर मरते जा रहे थे। यहाँ तक कि वो बंदा जो कि अब तक बचा हुआ था वो भी कुछ ही देर में उस हवा के संपर्क में आने की वजह से सीधे मारा जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को और एक बार बताना चाहता हूँ कि आउटसाइड के कल्टीवेटर्स ने बंडिंग टेक्निक का यूज किया था, जिस टेक्निक का कोई फॉर्म नहीं होता बल्कि वो एक हवा की तरह होता है और धीरे धीरे हर एक जिंदा चीज को मार डालता है। इसके बाद एक माउंटेन के ऊपर हम उसे आउटसाइड कॉस्मिक सी के कल्टीवेटर्स को देखते हैं। वो सभी एक साथ इकट्ठा होकर एंसेस्टर के गार्डन की तरफ देखते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जहाँ एंसेस्टर अपने थ्रोन में बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। उन्हें इस बात का कोई भी चिंता नहीं था। तभी अचानक गॉड ऑफ क्रिएशन एंसेस्टर के अंदर से बाहर आकर बहुत ही आदर के साथ एंसेस्टर को बताती है कि यहाँ का जो जगह का जो वैलेटिलिटी है, यानी कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो काफी तेजी के साथ कम होता जा रहा है। मुझे लगता है कि बुज हाउ रियल इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। गॉड ऑफ क्रिएशन के बातों को सुनने के बाद श्वेन थोड़ा नाराज होते हुए कहने लगता है कि तो क्या हुआ, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि अगर बुजू रियल डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अगला बार टीएल सेट का आएगा, क्योंकि आखिरकार बुजू रियल तो सीधे टीएल सेट का एक शील्ड माना जाता है और इसकी वजह से अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो इसका मतलब ये है कि टीएल सेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन श्वेन के बात को सुनकर एंसेस्टर चाय पीने की बात कहने लगता है कि तुम्हें रश करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन इस बार अब श्वेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से से अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करने के बाद सीधे एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सीधे एंसेस्टर के आर पार हो जाता है। फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है कि तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं इतना ज्यादा रश करने की क्या ही जरूरत है मुझे, क्योंकि इससे पहले मैं खुद ही वुज यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन इस बार एंसेस्टर से कहने लगता है कि क्या तुम्हें उन सभी की चिंता है, जिस बात का सुनकर शिन थोड़ा सा हकला जाता है और जल्दी से चाय पीने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फैन से वो चाय उठाकर सीधे एंसेस्टर के पास ले जाती है। फिर शोइन कहने लगता है कि मुझे गुस्सा इस बात
बात से आ रहा है, क्योंकि वुजी यूनिवर्स किसी और नहीं बल्कि आउटसाइड के मामूली से कचरे कल्टीवेटर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय होगा। इसी की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। लेकिन एंसेस्टर चाय लेने के बाद कहने लगता है कि तुम्हें अपने आप को और भी रीस्टार्ट ट्रेन करना चाहिए। इस पर शुइन गुस्साते हुए कहने लगता है कि बेहतर होगा कि तुम खुद अपने आप को रोक कर रखो। अगर ऐसा बात था तो तब तुमने मुझे टीआरएन सेट को उसको डिस्ट्रॉय करने क्यों नहीं दिया, जब मेरा मन पूरी तरह से टीआरएन सेट को डिस्ट्रॉय करने का कर रहा था। और इतना कहने के बाद शेड वहां से जाने लगता है। तभी गॉड ऑफ क्रिएशन एंसेस्टर के आगे ग्रेट करते हुए कहने लगती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि हमें इसे अब रोक देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम फैंसी को देखते हैं, जो कि जल्दी से काफी तेजी के साथ फ्लाई करके शुइन के पास ये अब वक्त आ चुका है। एंसेस्टर के बात को सुनने के बाद शुइन समझ जाता है। वो गुस्साते हुए कहने लगता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने बाउंडर वर्ल्ड को बर्निंग विंड के आगे लाना चाहते हो? ऐसा करने के बारे में सोचना है भी मत। लेकिन तब तक एंसेस्टर अपने उंगली से स्नैप कर चुके होते हैं। ये देखकर शुइन जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था, क्योंकि उस बाउंडरलेस वर्ल्ड के अंदर से एक खतरनाक एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी वजह से शुइन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। और देखते ही देखते अचानक ही वहाँ बाउंडरलेस वर्ल्ड आसमान के ऊपर हजारों फीट ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर जाने के बाद अचानक ही वहाँ एनर्जी का गुब्बारा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अब बाउंडरलेस वर्ल्ड को हर कोई देख सकता है। जो देखकर शुइन अब हक्का बक्का रह जाता है। वो फिर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अगर तुम अपने डिसाइपल्स को मारना ही चाहते थे तो बेहतर होता कि तुम लोग उन्हें डायरेक्टली मार देते। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जितना मुझे पता है कि इन लोगों ने जो बर्निंग टेक्निक का यूज किया है ये काफी ज्यादा लो लेवल का है। तो आखिरकार तुम्हारे मामूल से डिसाइपल्स इस बर्निंग टेक्निक के सामने अपने आप को कैसे साबित कर सकते हैं? जबकि वही दूसरी तरफ हम आउटसाइड के कल्टीवेटर्स को देखते हैं। उन सभी के सामने अब वुजी वर्ल्ड्स आ चुका था, जिसकी वजह से वो सभी काफी हैरान होकर सोच लगते हैं कि आखिरकार वुजी वर्ल्ड हमारे सामने आ ही गया। सभी आउटसाइड कल्टीवेटर्स के चेहरे पर खुशी आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने वुजी वर्ल्ड को पाने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया था। लेकिन यहाँ पर जहाँ कॉस्मिक लेवल के सारे ही कल्टीवेटर्स ये देखकर काफी खुश थे कि आखिरकार उनके पास वुजी वर्ल्ड आ चुका है। जबकि वही दूसरी तरफ एक लीडर ऐसा भी था जो कि ये देखकर काफी हैरान था कि एक मामूली क्यू रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर ने पूरे वुजी वर्ल्ड को अपने स्लेव के अंदर छिपा कर रखा था। लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद उसका एक साथी काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि शायद वुजी वर्ल्ड में कोई ऐसा खास तरह का ट्रेजर होगा जिसके मदद से उस मामूली क्यू रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर ने इतने बड़े वुजी वर्ल्ड को अपने हाथों में छिपा कर रख। हमें जल्दी से जाकर उस ट्रेजर को हासिल कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो लीडर अपने साथी को लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसका एक दूसरा साथी आकर उसे वहीं पर रोक लेता है। फिर वो जल्दी से अपने लीडर साथी को बताता है कि उसने इस वुजी वर्ल्ड को बहुत ही परफेक्ट तरीके से हाइड करके रखा था, लेकिन अचानक ही उसने इसे सबके सामने रिवील कर दिया। और इसी की वजह से मुझे शक है कि ये हमारे लिए किसी खतरनाक तरह का ट्रैप होगा। लेकिन इस पर दूसरा साथी कहने लगता है कि ब्रदर हान, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उस क्यूरिफाइंग कल्टीवेटर को अच्छे तरह से मालूम हो चुका है कि वो हमारे बर्निंग विंड टेक्निक का सामना नहीं कर सकता। और इसी की वजह से उसने वुजी वर्ल्ड को हमारे सामने सौंप दिया, ताकि इसके मदद से वो अपने लाइफ को एक्सचेंज कर सके और वो अपने आप को बचा सके। जिसके बाद वही बंदा काफी हैरान होकर अपने बॉस को कहने लगता है कि जरा आगे देखिए। जब वो लीडर हैरान होकर देखता है तो कॉस्मिक यूनिवर्स के सारे ही कल्टीवेटर्स लगातार वुजी वर्ल्ड की तरफ काफी तेजी के साथ जा रहे थे। उन सभी के अंदर लालच आ चुका था। वो सभी एक से एक बढ़िया से बढ़िया ट्रेजर को हासिल करने के लिए काफी तेजी के साथ वुजी वर्ल्ड में जा रहे थे। ये देखकर वो लीडर जल्दी से अपने साथी को साइड करता है, जो कि उसे ट्रैप के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने बाकी साथियों को बताता है कि अगर हमने वुजी वर्ल्ड को हासिल कर लिया, आज रात मेरे तरफ से वाइन और मीट होगा, लेकिन ये सब कुछ हमारे चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद वो अपने साथियों को लेकर वहां से निकलने लगता है। हालांकि ये देखकर उसका साथी, जो कि उसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, उन सभी को रोकना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ही पहले एहसास हो चुका था कि ये वर्ल्ड अचानक ही अपीयर हो चुका है। इसका मतलब ये था कि कुछ न कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन तभी इतने सारे कल्टीवेटर्स को जाने के बाद एक बंदा अपने ब्रदर से कहने लगता है कि ब्रदर, अगर हम लेट हो गए तो मुझे लगता है कि वुजी वर्ल्ड के पास जाने के बाद हमारे हाथ में किसी भी तरह का ट्रेजर नहीं लगेगा, क्योंकि सारे ही कल्टीवेटर्स काफी तेजी के साथ उस वर्ल्ड के अंदर जा रही हैं। लेकिन इस पर वो समझदार लड़का कहने लगता है कि हम वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे लिए अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं, बल्कि हमारे लिए एक खतरनाक ट्रैप है। और अगर हमने गलती से भी वहां पर कदम रखा तो हम सभी का मरना तय है। तब इस पर वो साथी कहने लगता है कि ब्रदर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोअर कल्टीवेटर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स के लिए किसी तरह का ट्रैप भी लगा सकते हैं? इस पर समझदार आदमी अपने ब्रदर को बताता है कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो वुजी वर्ल्ड अपीयर हुआ है, ये बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पर केओस पावर कुछ साल पहले डिसअपीयर हो गया था। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत एक खतरनाक खतरा हमारा इंतजार कर रहा है, जिसकी
वजह से मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इतना सोचने के बाद वहाँ कल्टीवेटर अपने ब्रदर को लेकर चुपचाप वहाँ से दूसरे साइड निकल जाता है, जबकि हम बाकी सारे कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ वूजी वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनका सामना सीधे बर्निंग विंड टेक्निक से होता है। इसके रास्ते में आने की वजह से कई सारे कल्टीवेटर्स पलक झपकते ही पूरी तरह से वहीं पर मारे जाते हैं। तब एक आदमी अपने लीडर से कहने लगता है कि ब्रदर हान, आखिरकार हम इस बर्निंग टेक्निक को कैसे सरपास कर सकते हैं। इस पर वह लीडर अपने साथी को कहने लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम है, हमें इस बर्निंग टेक्निक को और बेहतर स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जितना भी सारे कचरे सारे कल्टीवेटर्स हैं उन सभी को हम अपने रास्ते से हटा सके। लीडर के बातों को सुनने के बाद उसके सारे साथी अपने अपने पावर्स को एक साथ कंबाइन करके बर्निंग टेक्निक को और भी स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो सभी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए बर्निंग टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी, जिसकी वजह से अब वहाँ बर्निंग विंड टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन इसी के दौरान हम एंसेस्टर की जगह के पास देखते हैं जहाँ पर अचानक ही केओस पावर का एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और इसी के साथ ही हम शुइन को देखते हैं जो कि अपने पूरे केओस पावर का यूज करते हुए पूरी तरह से वूजी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ अपने केओस पावर का इस्तेमाल करके पूरे वूजी वर्ल्ड के चारों तरफ केओस का बैरियर क्रिएट करता है ताकि वो बर्निंग विंड को रोक सके, इस जिसमें कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ये देखने के बाद एंसेस्टर शांत आवाज में उसे बताता है कि तुम इस बर्निंग विंड टेक्निक को बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगी। इस पर शुइन अपने पूरे पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि अब मैं वूजी वर्ल्ड का दाव ऑफ लॉ बन चुका हूँ और मेरे होते हुए कोई भी उन सभी को चोट पहुँचा नहीं सकता। यहाँ तक कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम भी टियानसेट को चोट नहीं पहुँचा सकती। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे शुइन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हालांकि ये बर्निंग विंड टेक्निक काफी ज्यादा लो लेवल का था लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद फैंसी शुइन को इतना स्ट्रगल करने के होते हुए देखते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर ने कभी टियानसेट को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मेरी सलाह मानिए तो आपको चुपचाप रहकर इस चीज को देखना चाहिए। फैंसी की बातों को सुनने के बाद शुइन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि यहाँ पर सब कुछ सही सलामत है। इसके बाद हम एंसेस्टर की जगह के फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर छोटे छोटे गोल्डन लाइट से सीधे आसमान से नीचे गिर रही थी और यहाँ पर जो पंछी सबसे पहले मर चुका था वो दोबारा जिंदा होकर फॉरेस्ट में घूमने लगता है। जो देखकर शुइन अपने पावर्स को दोबारा वापस लेते हुए हैरानी के साथ एंसेस्टर से पूछता है कि तुमने सबसे पहले ही नाइट रिदम्स को प्रोटेक्ट करके रखा था। जबकि वही दूसरी तरफ हम इमॉर्टल टियालेन डोमेन का सीन देखते हैं जहाँ के फॉरेस्ट के अंदर लगातार गोल्डन लाइट चमक रहा था। यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी सारे पेड़ और पौधे थे उनके अंदर से भी गोल्डन एनर्जी निकल रहा था। आसमान में जो पहाड़, आसमान के ऊपर जो हवा में पहाड़ तैर रहे थे उनके अंदर से भी गोल्डन लाइट निकल रहा था। देखते ही देखते एंसेस्टर के सारे ही सर्वेंट पूरी तरह से जिंदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी काफी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार वो लोग दोबारा जिंदा हो गए। जबकि वही दूसरी तरफ हम शुइन को देखते हैं जो कि हैरानी के साथ एंसेस्टर से कहने लगता है कि तुमने पहले ये सब कुछ प्लान करके रखा था और इसके अलावा तुमने बर्निंग विंड टेक्निक का यूज करते हुए टियानसेट के मेडिटेन्स को पूरी तरह से रिकवर किया है। इस पर एंसेस्टर शांत आवाज में शुइन को बताने लगता है कि वूजी वर्ल्ड का जो एनर्जी था वो काफी ज्यादा लिमिटेड था और अगर वूजी वर्ल्ड को आगे बढ़ना था उसकी वजह से उसे उसके हिसाब से बहुत ही खतरनाक पावर चाहिए था और इसी की वजह से मैंने बर्निंग विंड टेक्निक का यूज किया ताकि मैं उसे कॉस्मिक लेवल तक पहुंचा सकूं। एंसेस्टर के बात को सुनने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन एंसेस्टर के आगे झुकते हुए कहने लगती है कि मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा आगे के बारे में सोचते हो। तभी इसी के दौरान अचानक शुइन को एहसास होता है कि उसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इस पर एंसेस्टर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम वूजी वर्ल्ड के दाव ऑफ लो हो तो इसी वजह से तुम भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर जितने भी सारे कचरे हैं तुम उन्हें एक एक करके साफ कर दो। एंसेस्टर के बात को सुनने के बाद शुइन उस आउटसाइड के कल्टीवेटर्स को देखता है जो कि विंड टेक्निक को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक केओस पावर एनर्जी फैल जाता है। सबसे पहले एक बंदे की गर्दन के ऊपर उसे कुछ महसूस होता है और देखते ही देखते वो ब्लास्ट के साथ मारा जाता है, जो देखने के बाद बाकी सारे आउटसाइड यूनिवर्स के कल्टीवेटर्स के अंदर हरकम मच जाता है। वो सभी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन शायद अब उन सबके समझने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका था क्योंकि कुछ ही देर में देखते ही देखते कई सारे कल्टीवेटर्स के बॉडी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन कल्टीवेटर्स का बॉडी उनके अंदर से ब्लास्ट होता ही जा रहा। कुछ देर में कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स एक झटके में मारे जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स थे जो कि अपनी जान को बचाकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि केओस पावर के संपर्क में आने की वजह से वो सभी भी एक ही साथ मारे जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक
और बंदा बचता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्विन जल्दी से उसके आगे आकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है और एक ही पल में श्विन उसके चेहरे को एक ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर एंसेस्टर जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन के हाथ में सवार थे, वो श्विन को बताता है कि 2 और लोग बचकर निकल रहे हैं, लेकिन श्विन काफी एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी एक को भी जिंदा बचकर जाने नहीं देने वाला। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम उसी फॉरेस्ट के दूसरे साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही समझदार आदमी था और उसके साथ वहाँ उसका साथी। वहाँ आदमी अपने बर्दे से कहने लगता है कि क्या हम लोग बिना कुछ किए यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही चले गए तो हम यहाँ पर आने में जितना ज्यादा एफर्ट लगा चुके थे वो सारे एफर्ट बेकार हो जाएगा। इस पर वह आदमी अपने साथी को बताता है कि तुम इतना चिंता क्यों करती हो, क्योंकि वापस जाने के बाद हम लोग वुजी वर्ल्ड और जुयांग के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और हम लोग अपने लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक उस आदमी के बॉडी के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। वह हैरान होकर देखता है तो उसका पेट पूरी तरह से छेदा जा चुका था। कुछ ही देर में वहाँ आदमी बेजान होकर जमीन पर मारा जाता है। ये देखकर आखिरी बचा हुआ आदमी काफी डर जाता है, जिसके बाद वो आदमी काफी डरते हुए एंसेस्टर की तरफ देखता है, जहाँ एंसेस्टर गॉड ऑफ क्रिएशन के साथ उसके सामने ही खड़े हुए थे। यहाँ देखकर वो आदमी काफी डरते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारिए, अगर तुम चाहो तो मैं एंसेंट सेट और एंसेंट गॉड्स के बारे में तुम्हें सारे ही के इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा। यहाँ पर वो आदमी काफी ज्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि अब उसे मालूम पड़ चुका था कि उसका जिंदा बचने का शायद कोई और चांस नहीं होगा। लेकिन एंसेस्टर सिर्फ उसे इतना कहने लगता है कि अब ये काफी ज्यादा देर हो चुका है। इतना कहने के बाद एंसेस्टर अपने दोनों ही उंगलियों से स्नैप करता है। एंसेस्टर के इतना करते ही उस आदमी का बॉडी अब अचानक ही पूरी तरह से हवा में विलीन यानी कि गायब हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार और धमाकेदार एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।